गुड मॉर्निंग कैसे जाते हो? अपन बात कर रहे थे जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स में अपन पढ़ रहे थे क्या? मेंडल के नियम। क्या पढ़ रहे थे बेटा? मेंडल के नियम। अब मेंडल ने मटर के पाता पर जो कार्य किए थे या प्रयोग किए थे, उन प्रयोग से जो निष्कर्ष आए थे, उन निष्कर्ष को ही मेंडल के नियम कहते हैं। इन निष्कर्ष को मेंडल ने 3 नियम के रूप में प्रस्तुत किया था। इसमें पहला नियम था का अपन ने चर्चा की थी, कौन सा? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या था? तब मेंडल ने क्या कहा कि जब एक जोड़ी विप्लसित स्वरूप वाले जनकों के मध्य कोष रहता है तो उस कोष के फलस्वरूप जो विषम युग्मजी F1 प्राप्त होती है, उस F1 में दोनों न्यूक्लियस स्वरूप में से केवल एक न्यूक्लियस स्वरूप ही F1 में प्रकट होता है। जो प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? प्रभावी स्वरूप। और जो प्रकट नहीं होता है उसे कह दिया अप्रभावी स्वरूप। और इस घटना को क्या कह दिया? प्रभाविता का नियम। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हमने एक्सप्लेन किया था कि जब संयुग्मजी लंबे पादप का संयुग्मजी बोने पादप के साथ क्रॉस रहता है, संयुग्मजी है इसका मतलब लंबा प्रभावी है और बोना क्या है? अप्रभावी। तो संयुग्मजी लंबा कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी, ये आपके पास क्या हो गए? जनक हो गए। अब इन जनक में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बना? युग्मक जब भी बनता है अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण क्रोमोसोम हाफ होंगे। क्रोमोसोम हाफ होने के कारण जीन भी क्या हो जाएंगे बेटा? हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ युग्मक में आ गया कैपिटल टी, यहाँ आ गया स्मॉल टी। ये आपके पास क्या बन गए? गैमेट। इनका क्या कराया? क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये आपके पास कौन सी जनरेशन आ गई? F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में केवल पादप कैसे प्राप्त हुए? 100% पादप कैसे प्राप्त हुए बेटा? लंबे प्राप्त हुए। इसका मतलब लंबापन क्या है? प्रभावी। और बोनापन क्या है? अप्रभावी। क्योंकि प्रभावी लंबेपन और बोनेपन के दोनों चीज उपस्थित होने के बावजूद भी लक्षण केवल कौन सा प्रकट हो रहा है? लंबापन प्रकट हो रहा है, बोनापन प्रकट है नहीं हो रहा है। इसका मतलब लंबापन बोनेपन पर क्या है? प्रभावी है। इस घटना को इन्होंने क्या ध्यान दिया था? प्रभाविता का नियम। मेंडल का ये नियम किस पर आधारित है बेटा? एकल संकरण पर आधारित है। क्योंकि यहाँ आपने क्रॉस जो कराया है उसमें लक्षण कितना दिया है? वैसा प्रगति के लिए एक लक्षण दिया है। एक लक्षण देने के कारण क्रॉस किस प्रकार का हुआ? एकल संकरण हुआ। अब दूसरा इसमें पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता के नियम का महत्व। तो देखो बेटा, मानव सहित जंतुओं में अनेक रोग अप्रभावी जीन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। मानव सहित जंतुओं में अनेक आनुवंशिक रोग किसके कारण उत्पन्न होते हैं? अप्रभावी जीन के कारण उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये अप्रभावी जीन प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आनुवंशिक विकार वाला जीन उपस्थित होने के बावजूद भी मानव में अनेक रोग क्या नहीं होते? प्रकट नहीं होते। जैसे एग्जांपल नंबर 1 वर्णांतता। वर्णांतता क्या है? जस्ट आगे वाले लेसन में जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। दूसरा है मंदबुद्धि, तीसरा है डायबिटीज, मधुमेह। ये सारे के सारे किसके द्वारा उत्पन्न होने वाले आनुवंशिक विकार है? अप्रभावी जीन के द्वारा उत्पन्न होने वाले आनुवंशिक विकार है। लेकिन ये प्रभाविता के नियम या प्रभाविता की घटना के कारण मानव में इनका जीन उपस्थित होने के बावजूद भी ये रोग क्या नहीं होते बेटा? प्रकट नहीं हो पाते। या ये सिकल सेल एनीमिया जो भी किसके कारण? अप्रभावी जीन के कारण उत्पन्न होता है, उसके कारण मानव में ये विकार उत्पन्न नहीं होता है। केवल अप्रभावी जीन के द्वारा उत्पन्न होने वाला विकार कब उत्पन्न होगा? जब वो स्वयं जीन कौन से अवस्था में पहुंचेगा बेटा? संयुग्मजी अवस्था में पहुंचेगा। तो मेंडल का पहला नियम क्या होगा? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या है
कि जब एक जोड़ी न्यूक्लियासिस स्वरूप वाले तत्वों के मध्य क्रॉस रहता है तो F1PD में विषम युग्मजीय अवस्था में दोनों जीन या दोनों स्वरूप के जीन उपस्थित होने के बावजूद भी एक ही स्वरूप अपने आप क्या करता है, प्रकट करता है, दूसरा प्रकट नहीं कर पाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रभावी क्या करें, जो प्रकट कर रहा है वो प्रभावी, जो प्रकट नहीं कर रहा है उसे अप्रभावी। उदाहरण हो गया कौन सा, लंबे और गोले पादप का। अब मानव के संदर्भ में इसका उपयोग क्या हो गया, तो अपने कहा अनेक आनुवंशिक रोग किसके कारण उत्पन्न होते हैं, अप्रभावी जीन के कारण। लेकिन अप्रभावी जीन किसके कारण, प्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण क्या नहीं हो पाता है, प्रकट नहीं हो पाता है, जिसके कारण इन रोगों के या इन आनुवंशिक रोगों के जीन मानव में उपस्थित होने के बावजूद भी अनेक मानव में ये रोग प्रकट नहीं हो पाते, क्योंकि अप्रभावी जीन अपने आप का प्रकट करेगा बेटा केवल और केवल कौन सी अवस्था में, संयुग्मजीय अवस्था में। दूसरा नियम है का विसर्जन का नियम, या युग्मकों की शुद्धता का नियम। विसर्जन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। मेंडल का नियम दूसरा नियम भी किस पर आधारित करना, एकल संकरण पर आधारित, जिसके अनुसार या मेंडल के अनुसार जब संयुग्मजीय लंबे पादप का संयुग्मजीय बौने पादप के साथ क्रॉस कराते हैं तो F1PD में केवल कौन सा बेटा, लंबापन की स्वरूप या लक्षण प्रकट होता है। जब F1 का F1 के साथ क्रॉस कराते हैं तो F2PD में बनने वाली संयुक्तों में लंबेपन के साथ साथ कौन सी संगति प्राप्त होती है, बौनी संगति प्राप्त होती है, जिसका अनुपात 3:1 प्राप्त होता है। इसके आधार पर मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि F1PD की विषम युग्मजीय अवस्था में दोनों स्वरूप के जीन उपस्थित होते हैं। ये दोनों स्वरूप के जीन युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके कारण F2PD में प्रभावी लक्षण के साथ साथ अप्रभावी लक्षण भी प्रकट होता है। और F2PD में प्रभावी लक्षण के साथ साथ अप्रभावी लक्षण प्रकट हो रहा है, इसका मतलब युग्मक निर्माण के समय दोनों जीन एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में स्थानांतरित होते हैं। इसीलिए इस घटना को क्या नाम दे दिया, युग्मकों की शुद्धता का नियम, सॉरी विसर्जन का नियम। जैसे अपन एग्जांपल करते हैं, मेंडल ने समयुग्मजीय लंबे पादप का किसके साथ क्रॉस कराया, समयुग्मजीय बौने पादप के साथ क्या कराया, क्रॉस कराया, तो इसका जीन प्रारूप कैपिटल T स्मॉल t, ये आपके पास क्या हो गया, जनक। अब इनसे क्या कराएं, युग्मक कॉमन आ जाएगा कैपिटल T, इसमें युग्मक कॉमन आ जाएगा स्मॉल t, ये आपके पास क्या बन गए, गैमेट। इन गैमेट का क्या करा दिया, क्रॉस कराने का क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल T स्मॉल t। अब ये आपके पास हो गई कौन सी जनरेशन बेटा, F1 जनरेशन अपने आप में सदैव क्या होगी, विषम युग्मजीय, क्या होगी, विषम युग्मजीय। अब जो F1PD आई है उसका लक्षण क्या है, तो लक्षण है 100% संतति कैसे प्राप्त होती है, लंबी प्राप्त होती है। अब F1 के साथ क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी, F2PD प्राप्त होगी। F1 के पेरेंट्स लिखो बेटा, तो कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस कैपिटल T स्मॉल t। अब ये आपके पास क्या हो गया, जनक कौन सी पीढ़ी के लिए, F2PD के लिए। युग्मक बनाओ, युग्मक जब भी बनेंगे तो सदैव ध्यान रखना बेटा
जीन की संख्या जनक की संख्या से क्या होगी, आधी होगी। अब यहाँ युग्मक क्या बनेंगे, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। इसमें क्या बनेगा, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ये आपके पास क्या होंगे, डेबिट। एकल संकट में सदैव ध्यान रखना, सदैव कितने एक जनक से कितने युग्मक बनते हैं, दो युग्मक बनते हैं। अब इनका क्या करना है, क्रॉस कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में अगर लक्षण प्रारूप देखें तो ये कैसा है, लंबा, ये कैसा है लंबा, ये कैसा है लंबा। तो लंबी शक्ति 3 और ये क्या हो जाएगा, बोनी, तो बोना क्या हो जाएगा 1। तो लक्षण प्रारूप की बात करते हैं तो आप 3:1 या परसेंटेज में देखें तो 75% संतति कैसे आ रही है एक्टिविटी में, लंबी, और 25% संतति कैसे आ रही है, बोनी। इस आधार पर क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि विषम युग्मजीव अवस्था या F1 की विषम युग्मजीव अवस्था का जब F1 का F1 के साथ क्रॉस कराते हैं F को F2 में लंबेपन के साथ साथ क्या प्राप्त हो रहा है, बोनापन भी प्राप्त हो रहा है। बोनापन लंबेपन के साथ साथ बोनेपन का प्राप्त होना क्या सिद्ध कर रहा है कि विषम युग्मजीव अवस्था में जो F1 है उसमें युग्मक निर्माण के समय दोनों युग्मक विकल्पी या एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों स्वरूप एक दूसरे से क्या हो गए, पृथक हो गए और पृथक होकर अलग अलग युग्मक में चले गए। अब एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीनों का युग्मक निर्माण के समय क्या होना, पृथक होना, ये क्या कहलाता है, विसर्जन का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, विसर्जन का नियम। अब F2 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण अर्थात लंबेपन के साथ साथ क्या प्रकट हो रहा है, बोनापन भी प्रकट हो रहा है। इसका मतलब विषम युग्मजीव अवस्था में दोनों स्वरूप के जीन उपस्थित होते हैं, लेकिन दोनों स्वरूप के जीन एक दूसरे को मिश्रित या किसी भी प्रकार से प्रभावित या संदूषित नहीं करते हैं। इसका मतलब जो युग्मक बनता है वो युग्मक उस स्वरूप या लक्षण के लिए पूर्ण रूप से क्या होता है, शुद्ध होता है। शुद्ध होने के कारण इसे दूसरा नाम क्या देते हैं, उनका युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब दूसरा इसमें पॉइंट पूछा जा सकता है तो वो है विसर्जन के नियम का महत्व। तो इस नियम के आधार पर क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या महत्व निकलता है, तो इस नियम के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, जीन द्वारा होता है। इसका मतलब ये नियम जीन संकल्पना का पुष्टिकरण करता है, जीन संकल्पना का पुष्टिकरण करता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण करने वाले जीन किसके रूप में कहता है, युग्म के रूप में कहता है। युग्म के दोनों स्वरूप को आपस में क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी। और ये युग्म विकल्पी के कारण एक लक्षण के दो स्वरूप बनते हैं। तीसरा निर्णय इस नियम से ये प्रमाणित होता है कि युग्मक निर्माण के समय युग्म विकल्पी के दोनों स्वरूप एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। चौथा, प्रत्येक युग्मक लक्षण या स्वरूप के लिए पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, अर्थात विषम युग्मजीव अवस्था में युग्म विकल्पी के दोनों स्वरूप एक दूसरे को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करते हैं।
जिसके कारण F2PD में प्रभावी लक्षण के साथ साथ अप्रभावी लक्षण भी प्रकट होता है। अब इसके पश्चात तीसरा नियम कहता स्वतंत्र अपव्यय का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल का तीसरा नियम द्विसंकरण पर आधारित। मेंडल का तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यय का नियम है, वो किस पर आधारित है बेटा? द्विसंकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी विप्यासी स्वरूप वाले जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे लक्षण की वंशानुगति से स्वतंत्र होती है। अर्थात क्या कह रहे हैं अपन? स्वतंत्र अपव्यय का नियम क्या है कि जब एक लक्षण स्वतंत्र अपव्यय का नियम द्विसंकरण पर आधारित है, जिसके अनुसार जब दो जोड़ी विप्यासी स्वरूप वाले जनकों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे लक्षण की वंशानुगति से स्वतंत्र होती है। अर्थात एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे लक्षण की वंशानुगति को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है, जिसके कारण एक लक्षण की प्रभावी अवस्था दूसरे लक्षण की अप्रभावी अवस्था के साथ भी या प्रभावी अवस्था के साथ भी वंशानुगत हो सकती है, जिसके कारण जो F2PD है उस F2PD में जनकीय लक्षणों के साथ साथ नए प्रकार के या अजनकीय लक्षण भी प्रकट होते हैं। क्या कह रहे हैं? दोबारा सुनो इस बात को। स्वतंत्र अपव्यय का नियम क्या कहता है? मेंडल का ये नियम किस पर आधारित है? द्विसंकरण पर आधारित है, जिसके अनुसार जब दो लक्षणों की वंशानुगति एक साथ होती है तो एक लक्षण की वंशानुगति को दूसरा लक्षण की वंशानुगति किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है। अर्थात एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे लक्षण की वंशानुगति से क्या होती है? स्वतंत्र वंशानुगति होती है, जिसके कारण एक लक्षण की वंशानुगति एक लक्षण का प्रभावी स्वरूप या अप्रभावी स्वरूप दूसरे लक्षण के प्रभावी स्वरूप के साथ भी जा सकता है या दूसरे लक्षण के अप्रभावी स्वरूप के साथ भी जा सकता है, जिसके कारण जो F2PD है उस F2PD में जनकीय लक्षणों के साथ साथ किस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं? संतति में अजनकीय लक्षण भी उत्पन्न होते हैं, जिसको समझाने के लिए मेंडल ने उदाहरण दिया था या फिर कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। जैसे समयुग्मजी लंबे में गोल बीज वाले पादप का क्रॉस बोने में झुर्रीदार पादप के साथ क्या आता है तो ये आपके पास क्या आ गया? जनक। अब यहां आप सबको पता है मेंडल ने जो 7 जोड़ी विप्यासी स्वरूप चुने थे उसमें से एक स्वरूप क्या था या लक्षण क्या था? बीज की आकृति और दूसरा पादप की लंबाई। ये दो कैरेक्टर अपने लिए हैं। अब समयुग्मजी लंबे के लिए क्या होगा? कैपिटल टी और गोल के लिए क्या हो गया? कैपिटल आर, क्योंकि गोल क्या था? प्रभावी और झुर्रीदार क्या था? अप्रभावी। दूसरी तरफ आपके पास बोना स्मॉल टी अप्रभावी है और झुर्रीदार भी क्या था? अप्रभावी, तो स्मॉल आर। ये आपके पास क्या हो गया? जनक हो गए। अब जनक से आपको क्या करना है? युग्मक किसके लिए कौन सी विधि आएगी? F1 विधि आएगी, क्योंकि यहाँ जनक अपने कौन सी अवस्था में है? समयुग्मज अवस्था में। यदि जनक समयुग्मज अवस्था में है तभी आपके पास कौन सी विधि आएगी बेटा? F1 विधि। यदि जनक आपके पास समयुग्मजी न होकर विषमयुग्मजी हो तो उस कंडीशन में कभी भी क्या नहीं आएगी आपके पास? F1 विधि निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके पास क्या
आगे जनक, जनक से आपको क्या बनाना है? युग्मक। युग्मक बनाते समय सदैव ध्यान में रखना है कि जो युग्मक बनेंगे उसमें जीनों की संख्या अपने जनक से क्या होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। और द्विसंकरण को लेकर चल रहे हैं तो दूसरी शर्त है कि जो युग्मक बनाते हैं उस युग्मक में दोनों लक्षणों के जीन का आना जरूरी है। अब देखो जैसे यहां हमें ये किसका है? लंबाई का जीन, ये किसका है? बीज की आकृति का जीन। अब यहां जो युग्मक बनेंगे उसमें जीन कितने आएगा? जनक में कितने हैं? 4। तो युग्मक कितने आएंगे? 2। दूसरी शर्त क्या है कि दोनों लक्षणों की क्या आने चाहिए? जीन आने चाहिए। अब यहां तो कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? कैपिटल टी और कैपिटल आर। और इसमें क्या आ जाएगा? स्मॉल टी और स्मॉल आर। अब ये आपके पास क्या बन गया? युग्मक। अब इन युग्मकों से आपको क्या बनाना है? क्रॉस करना है। और क्रॉस करने की कोई सी प्राप्त करनी है? F1 PD। F1 PD प्राप्त होने के क्या आएगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये आपके पास कौन सी PD आ गई? F1 PD। कौन सी आ गई बेटा? F1 PD। अब F1 PD का यदि लक्षण प्रारूप अपन देखें तो लक्षण प्रारूप क्या होगा बेटा? लंबापन मोड़ेपन पर क्या है? प्रभावी। तो लक्षण यहां कौन सा आया? लंबा। दूसरा राउंडेड झुर्रीदार पर क्या है? प्रभावी है। तो दूसरा लंबा है। गोलबीज, इसका मतलब F1 जो पीडी आती है वो संख्या बेटा कैसी प्राप्त होती है? 100% कैसे लक्षण प्रारूप वाली है? लंबी व गोलबीज वाली। अब F1 का किसके साथ क्रॉस करना है आपको? F1 के साथ। F1 का F1 के साथ क्रॉस करेंगे तब आपके पास कौन सी पीडी आएगी? F2 पीडी। अब F2 पीडी कैसे प्राप्त होंगे? तो ध्यान से देखना इसको। युग्मक निर्माण आना चाहिए आपको। ये आपके पास कैपिटल टी, स्मॉल टी, F1 क्रॉस है F1। अब F1 का जीन प्रारूप क्या है? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर है, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर है, स्मॉल आर। इसको आपने मान लिया नर और इसको मान लिया आपने क्या? मादा। अब ये आपके पास क्या आ गया? जनक आ गए। कौन सी पीढ़ी के लिए? F2 पीढ़ी के लिए। कौन सी पीढ़ी के जनक हो गए? F2 पीढ़ी के जनक। अब इसमें क्या बनाओ? युग्मक। युग्मक बनाते समय अपन ने क्या कहा कि युग्मक में जीनों की संख्या क्या हो? जनक से संख्या आधी होनी चाहिए। और दो लक्षण लेकर चल रहे हैं तो दोनों लक्षण के भी क्या आने चाहिए? प्रत्येक युग्मक में जीन आने चाहिए। अब इस कंडीशन में आपके पास क्या नहीं आएगा? कॉमन नहीं आएगा। तब आपको युग्मक बनाना आना चाहिए। तो इसमें युग्मक कैसे करोगे? तो देखो बेटा, एक जीन के लक्षण, एक लक्षण के जीन को पकड़ो और उसके एक जीन को दूसरे लक्षण के दोनों जीन के साथ एक एक बार लिख दो। फिर इसके दूसरे जीन को दूसरे जीन लक्षण के जीनों के साथ लिख दो। तो ये अपन ने पकड़ा बेटा लंबा जीन, इसको दूसरे लक्षण के दोनों के साथ लिख दो तो क्या आ जाएगा? कैपिटल टी, कैपिटल आर। दूसरा जीन युग्मक क्या बनेगा बेटा? कैपिटल टी, स्मॉल आर। फिर इसका बचा हुआ जीन क्या बच गया? दूसरे लक्षण के दोनों के बाद एक साथ लिखो तो क्या आ जाएगा? स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर। अब आपके पास ये क्या आ गया? युग्मक। और इसमें भी क्या करेंगे? सैंपलिंग युग्मक बताएंगे। इनका क्रॉस कर दो। क्रॉस करने के लिए किसके सहायता ले दो? आप चेकर कॉलम की सहायता ले दो। कॉलम कितने बनाने हैं? 16 कॉलम बना दो। हो गया आपके पास। अब दूसरी तरफ इसके लिए सेम युग्मक बनाएंगे। ये आपने घर माना तो इसको क्या ले बेटा? मादा ले लो। अब इसमें भी वैसे कैसे देना जाए? कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर। अब इधर क्या करा दो बेटा? क्रॉस करा दो। क्रॉस में इसके साथ सबको एक बार लिखो तो क्या आ जाएगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। फिर इसको इसके साथ लिखो कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। फिर आ जाएगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर।
फिर इसमें क्या जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, इसमें आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर आ जाएगा स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, फिर आ जाएगा स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसमें आ जाएगा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसमें आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, फिर आ जाएगा इसमें स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। ये आपके पास कौन सी जनरेशन आ गई बेटा F2 जनरेशन। अब कुछ पॉइंट ध्यान रखना है, यदि आप कौन सा कोर्स ले रहे हो, एकल सेक्टर ले रहे हो तो फिक्स ध्यान रखना बेटा, एकल सेक्टर में एक जनक से सदैव युग्मक कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। अब वो कॉमन आ रहे हैं या नहीं आ रहे वो अलग बात है। एकल सेक्टर में एक जनक से सदैव कितने युग्मक बनेंगे, 2 युग्मक बनेंगे। और एकल सेक्टर में F2 पीढ़ी हो चाहे F1 पीढ़ी हो, एक साथ सदैव कितनी संतति बनानी है, आपको 4 संतति बनानी है। अगर आप कॉमन लेते हो तब तो एक ही संतति आएगी, और चारों लेते हो तो संतति की सदैव संख्या कितनी आएगी एकल सेक्टर में 4। जबकि आप द्विसंकरण लेते हो तो द्विसंकरण में एक जनक से सदैव युग्मक कितने बनेंगे, 4। एक जनक से युग्मक सदैव कितने बनेंगे, 4। अब हो सकता है कॉमन आ जाए वो अलग बात है, लेकिन एक जनक से युग्मक कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। दूसरी बात, द्विसंकरण जब भी क्रॉस हो जाता है तो द्विसंकरण में एक साथ कितनी संतति बनेगी, 16 संतति बनेगी। कॉमन आ रहा है वो बात एक अलग है, आप 100% ला सकते हो, अन्यथा संतति कितनी आएगी, 16। अब ये आपके पास कितने प्रकार की संतति आगे बढ़ा है उस जनरेशन में, 16 संतति आ गई। अब उनका आपको क्या निकालना बेटा, लक्षण प्रारूप। क्या निकालना है, लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप में देखो बेटा सबसे पहले अपन ये लेते हैं कैपिटल टी कैपिटल आर आ रहा है, इसका मतलब दोनों पर भाग आ रहे हैं, तो लक्षण कैसा होगा, लंबा, कैपिटल टी के कारण लंबा और कैपिटल आर के कारण गोल। तो ये संतति कैसी हुई बेटा, लंबी गोल। फिर इसमें भी कैपिटल टी कैपिटल आर है, लंबी गोल, इसमें भी कैपिटल टी कैपिटल आर है, लंबी गोल, इसमें भी कैपिटल टी कैपिटल आर है तो लंबी गोल, इसमें कैपिटल टी कैपिटल आर है, लंबी गोल, इसमें भी कैपिटल टी कैपिटल आर है, लंबी गोल, इसमें भी कैपिटल टी कैपिटल आर है तो कैसे होगा बेटा, लंबी गोल। फिर इसमें देखो कैपिटल टी कैपिटल आर लंबी गोल, इसमें देखो कैपिटल टी कैपिटल आर लंबी गोल। तो इसके पश्चात ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो लंबी गोल संतति का अनुपात क्या होगा, 9। अब इसके पश्चात ये बचा आपके पास बेटा कैसा, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी के कारण लंबा और स्मॉल आर के कारण जुड़ीदार। तो ये हो गया बेटा आपका लंबा व जुड़ीदार, यानी लंबी व जुड़ीदार संतति। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी पर प्रभावी होने के कारण ये भी लंबी व जुड़ीदार तो 2। फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी लंबी व जुड़ीदार, तो इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है, तो लंबी जुड़ीदार कितने होंगे बेटा, 3। फिर इसके पश्चात ये आ रहा है आपके पास स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी के कारण बेटा बोना तो बोनी, और कैपिटल आर के कारण गोल तो बोनी गोल। अब ये बोनी गोल, ये भी बोनी गोल, ये भी बोनी गोल, तो कैपिटल आर आ रहा है और ये बोनी गोल नहीं है, तो बोनी गोल कितने होंगे बेटा, 3। फिर इसके पश्चात क्या आया है स्मॉल टी बोनी स्मॉल आर जुड़ीदार, बोनी व जुड़ीदार 1। क्या अनुपात आएगा, 3:1। अब द्विसंकरण के नियम को वापस रीड करो बेटा। द्विसंकरण का नियम क्या कहता है, द्विसंकरण का नियम कहता है कि जब 2 लक्षणों की एक साथ वसानुगति होती है तो एक लक्षण की वसानुगति दूसरे लक्षण की वसानुगति से क्या होती है बेटा, स्वतंत्र होती है। अर्थात एक लक्षण की वसानुगति दूसरे लक्षण की वसानुगति को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है।
कहते हैं? स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम। आपके पास लक्षण कितने हैं बेटा? दो। कौन कौन से? एक है पादप की लंबाई और एक है बेटा बीज का आकार। अब एक लक्षण की वंशानुगति किस अनुपात में थी, या एक लक्षण की वंशानुगति में F2PD का लक्षण प्रारूप क्या प्राप्त हुआ था आपके पास? F2PD का लक्षण प्रारूप 3:1 अर्थात प्रभावी 75% F2 पे विकसित है और अप्रभावी कितना परसेंट पहुंचे थे? 25%। निकाल के देखो, ये लेते बेटा लंबे, लंबा कितना हुआ आपके पास? 9। फिर इसमें भी लंबा है कितने बेटा? 9 + 3 12। फिर लंबा हो रहेगा नहीं, तो लंबी शक्ति कितनी हुई दूसरे सेकंड में? 12। फिर लंबे का अप्रभावी क्या बेटा? बोना, बोना ये 3 और ये बोनी 4, तो लंबी और बोनी संतति का लक्षण प्रारूप क्या है? 12:4। 12:4 को सरल अनुपात में करोगे बेटा 3:1। फिर दूसरा लक्षण लेके देखो, दूसरा लक्षण कौन सा बेटा? बीज का आकार। बीज के आकार में लंबापन क्या है? प्रभावी और झुर्रीदार क्या है? अप्रभावी। F2PD में किस अनुपात में पहुंचना चाहिए? 3:1 में। तो देखो सॉरी, बीज का आकार गोल और झुर्रीदार। गोल कितने बेटा? 9 प्लस ये गोल कितने हो गए? 12। फिर झुर्रीदार कितने बेटा? 3 प्लस 1 झुर्रीदार कितने हो गए? 4। वही अनुपात कितना आ गया? 3:1। तो लंबापन या लंबाई की किस अनुपात में सर्वोत्तम लिख रहा है F2PD में? 3:1 में। और बीज की आकृति भी F2PD में किस अनुपात में स्थानांतरित हो रही है? 3:1। इसका मतलब क्या हो गया कि जब दो लक्षणों की एक साथ वंशानुगति होती है तो एक लक्षण की वंशानुगति को दूसरे लक्षण की वंशानुगति किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है। यदि प्रभावित करती तो लंबाई की वंशानुगति F2PD में 3:1 में और बीज की आकृति की वंशानुगति 3:1 में प्राप्त नहीं होती। फिर आगे प्रयोग क्या कहा? पूरा पढ़ो स्टेप को। जब दो लक्षणों की वंशानुगति एक साथ संपन्न होती है तो एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे लक्षण की वंशानुगति को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है। अर्थात एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे लक्षण की वंशानुगति से स्वतंत्र होती है। जो तो आपके पास लंबाई भी 3:1 में F2PD में आ रहा है और बीज की आकृति भी 3:1 में प्राप्त हो रहा है, जो तो प्रमाणित हो गया। अब इसके आगे मैंने क्या कहा? जब एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे लक्षण की वंशानुगति से स्वतंत्र होती है तो उसके कारण एक लक्षण का प्रभावी स्वरूप दूसरे लक्षण के प्रभावी स्वरूप के साथ भी वंशानुगत हो सकता है या दूसरे लक्षण के अप्रभावी लक्षण के साथ भी वंशानुगत हो सकता है, जिसके कारण F2PD में जनकीय लक्षणों के साथ साथ इस प्रकार के अजनकीय लक्षण भी प्रकट होते हैं। तो देखो, आपने जनक कौन सी शुरुआत किया? आपको समयुग्मजी लंबे व गोल बीज का क्रॉस किसके साथ कराया? बोने व झुर्रीदार के साथ। अब लंबा गोल और भोना झुर्रीदार तो कैसा लक्षण है? जनकीय लक्षण है। तो ये देखो, लंबा गोल कैसा लक्षण है? जनकीय लक्षण। बोना झुर्रीदार ये भी कैसा लक्षण है? जनकीय लक्षण, क्योंकि अपने जनकों में लिया था। लेकिन लंबी व झुर्रीदार बोनी व गोल संधि या लक्षण किसमें नहीं थे? जनकों में नहीं थे, जो किसके कारण प्रकट हुए? स्वतंत्र अभिव्यंजन के कारण उत्पन्न हुए। तो उसके कारण अपन क्या कह रहे हैं? दोबारा फिर पढ़ो, क्या कह रहे हैं? जब दो लक्षणों की वंशानुगति एक साथ संपन्न होती है तो एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे लक्षण की वंशानुगति को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है। अर्थात एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे लक्षण से स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र होती है तभी दोनों की 3:1 में वंशानुगत हो। फिर अपन ने कहा कि जिसके कारण स्वतंत्र वंशानुगत होने के कारण एक लक्षण का प्रभावी स्वरूप दूसरे लक्षण के अप्रभावी या दूसरे लक्षण के प्रभावी स्वरूप के साथ भी क्या हो सकता है? वंशानुगत हो सकता है, जिसके कारण F2PD में जनकीय लक्षणों के साथ साथ अजनकीय लक्षण भी प्रकट होते हैं। जैसे अपन ने जनकों में क्या लक्षण देखे? लंबे व गोल पादप का, बोने व
साथ क्रॉस कराते हैं। अब ये क्रॉस कराया, इसका F2 का ये परिणाम या रिजल्ट आया जिसमें ये लक्षण लंबी हुआ गोल कैसा लक्षण बना, जनकीय, और ये कैसा है, ये भी जनकीय है, लेकिन ये बीच वाला लंबी हुआ है झुकदार या बोनी हुआ है गोल जो संगति है वो कौन से लक्षण नहीं है, जनकीय लक्षण में होते हैं। कौन से लक्षण बेटा, जनकीय लक्षण है। इसका मतलब जब स्वतंत्र अवयव के नियम का पालन होता है तो जनकीय व अजनकीय लक्षण किस अनुपात में प्राप्त होते हैं, तो जनकीय 9 + 1, जनकीय कितने हो गए 10 और अजनकीय कितने हो गए बेटा 6। तो जनकीय और अजनकीय लक्षण किस अनुपात में प्राप्त होते हैं, 10:6 यानी कि 5:3 में प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ कितने प्रकार के जीन प्रारूप बने आपके पास, सॉरी लक्षण प्रारूप, तो जनकों में तो अपने कितने प्रकार के लक्षण लिए थे, 2 ही प्रकार के लिए थे, लेकिन संस्कृति में कितने प्रकार के थे, 1 2 3 और 4 कितने प्रकार के लक्षण प्रारूप बनते हैं, 4 प्रकार के लक्षण प्रारूप बनते हैं। इसी प्रकार का क्या निकाल लो आप, जीन प्रारूप निकाल दो, इन सबका जीन प्रारूप अनुपात निकालोगे तो अनुपात क्या आएगा 12 24 12 12 1। अब अनुपात का निशान लगा दो, 1:2:2:4:1:4 1:2:2:1 आप इनको निकाल के देखो बेटा, प्रत्येक का जीन प्रारूप देखो। जैसे इसका जीन प्रारूप क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल कैपिटल, जीन प्रारूप क्या हुआ, सब इक्वल लंबा हुआ है गोल। जैसे इसका है बेटा कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी कैपिटल कैपिटल, इसका जीन प्रारूप क्या होगा, तो समयुग्मजी बोलो वह समयुग्मजी गोल। इसका आपके पास जैसे इसका है बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल कैपिटल, इसका जीन प्रारूप क्या होगा, तो विषमयुग्मजी गोल समयुग्मजी सॉरी विषमयुग्मजी लंबा समयुग्मजी गोल। इस प्रकार ये अनुपात प्राप्त होता है। थैंक्स।